कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से भाग निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था, मगर इस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यह देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़कर वहां से चले जाते हैं। डर के मारे वह आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद वो आदमी अचानक से एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसलिए अब वह छुपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन वहां छुपने के लिए भी कोई सेफ जगह नहीं मिली। इसलिए अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर बदकिस्मती से तभी उस पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया। पेड़ से गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गई। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था यह नहीं दिखाया गया, लेकिन ऑडियंस ने उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनी। इस इंसिडेंट के 6 दिन के बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस जू का लोकेशन सेट कर लेती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिसिंग फोटो देखती है, लेकिन मीना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते दौरान मीना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है, ताकि वे जल्दी से इस पैरेट को जू तक डिलीवर कर दे, और वे पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। यह वही जंगल है जहां हम एक आदमी को पहले ही गायब होते देख चुके हैं। वहां आकर मीना बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसके कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही नो पॉइंट ऑफ रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह पैरेट के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहां आसपास किसी भी मदद का नामो निशान नहीं था। उसके बाद वह वापस उस जगह पर लौटती है जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहां से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वह उस जगह पर नहीं आई है जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूर जगह पर खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक पॉइंट एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था। मीना को वहाँ आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए इसके पीछे आई, पर वहाँ पर कोई नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, तेजी से भागती रहती है। अचानक वो बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी, तो उससे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। मीना के अंदर आते ही उसने गेट को लॉक कर दिया। मीना देखती है कि यह कोई अजीब सा कमरा है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 लोग और भी थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है। इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, इस जगह को हम दी कोब कहते हैं। मेरा नाम है मेडलिन, ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम है डेनियल। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ। एकदम बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि ये आवाज किस चीज की है, तो कियारा मीना को बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। ये शीशे की दूसरी ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक कि सुबह का सूरज नहीं निकल जाता। मीना बुरी तरीके से कंफ्यूज थी। वे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आज़ाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि कब सुबह होगी और जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। इसलिए वे फौरन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। बस मीना को जाते हुए मेडिसिन बताती है कि तुम्हारा ये फैसला अच्छा नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है।
मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वही नो पॉइंट ऑफ रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। उसे देखकर वे घबरा तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखते हुए सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वह एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहाँ से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत मैडलिन थी। यहाँ मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैडलिन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफ़ी सारे बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था उनका कमरा। मैडलिन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इससे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इसे इग्नोर मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वे जवाब देती है कि यह एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने नहीं देखा। अब रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते हैं। आज कियारा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है यह सब उन्हें बहुत पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो भी चाहते थे वो कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का टेंशन था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती है। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। कियारा बताती है मुझे भी कुछ खास पता नहीं। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद है। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स उन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। दिन के वक्त ये लोग इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। कियारा मीना को बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। पर आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है। मुझे उम्मीद है कि वे जरूर वापस आएगा और हम सबको यहाँ से सेफली ले जाएगा। यहाँ पे ऑडियंस को मालूम होता है कि असल में कियारा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ मैडलिन मीना को 3 रूल्स समझाती है जिंदा रहने के लिए। सबसे पहला ये कि वो रात के वक्त घर का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। दूसरा, रात में वो आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं करेगी। और तीसरा यह कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी। अब उस रात मीना इन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह शीशे के साथ कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो मीना को मैडलाइन की बताई गई वॉचर्स की बातें फेक लगने लगती है। इसलिए वो रूल्स को तोड़ते हुए अपनी पीठ को शीशे की तरफ करते हुए सो जाती है और ऐसा करने पर इन वॉचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस शीशे को मारने लग जाते हैं। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर उन वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। यह रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। तब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वे हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी यहाँ रहकर बहुत परेशान हो चुका होता है और वह भी किसी तरीके से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भाग निकलना चाहता था। इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और वह दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। डैनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान को बाहर ले आता है और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डैनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर्स का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वॉचर्स के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डैनियल ने मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना जल्दी से बाहर निकल आई। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपनी सेफ हाउस में आ गए। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात ये लोग वॉचर्स को देख पाएंगे क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डैनियल किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरे को टीवी के साथ अटैच कर लेता है ताकि ये लोग भी टीवी पर वॉचर्स को देख पाएं। ये लोग बातचीत में मशरूफ थे कि तभी उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगें दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कियारा के हस्बैंड की आवाज़ में बात कर रहा था और यह जल्दी से दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन बीच में आकर दरवाज़ा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। जिसके बाद मैडलिन कियारा से कहती है कि ये तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका इम्तिहान ले लो।
तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो वह समझ जाती है कि ये वॉचर्स ही है। ये लोग जब दरवाज़ा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरे को तोड़ देता है। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वॉचर्स उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो गए थे। वो बहुत तेजी से शीशे को मारने लगे जिससे शीशे में एक बड़ा क्रैक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ मैडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे की तरफ खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब मीना यहाँ मैडलिन को बताती है कि हमने गड्ढे से ये सारा सामान चुराया था। अगली सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मगर अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें दिखाई देना चालू हो गई थी। डैनियल अचानक बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ कियारा, जिसे पहले उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वह यहाँ आकर उसे बचा लेगा, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आएगा और वह डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डैनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरीके से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध देता है। अब रात होने वाली थी, इसलिए डैनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी, लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डैनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मैडलिन डैनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डैनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वॉचर्स के आने का टाइम हो गया, इसलिए अब मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर उन्हें वॉचर्स की गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। इस वक्त मीना और मैडलिन के साथ ऑडियंस को भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। यह लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उस सेफ रूम की तरफ पहुंचते हैं, और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है तो वो उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब वे वॉचर्स दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डैनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डैनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वह उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले तो मैडलिन डैनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मैडलिन ने कहा कि अब तक हम बहुत से रूल्स तोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ़ करेंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ पहली बार आई थी मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। मीना ने पूछा कि आखिर ये वॉचर्स है क्या चीज़, जिस पर मैडलिन ने जवाब दिया कि सारे क्रिएचर फेरीज है जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। फेरीज पंखों वाले एक जादुई जीव थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को फेरीज की शक्ति से डर लगने लगा, इसलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों ने इन फेरीज को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर लिया और उन्हें श्राप से हमेशा हमेशा के लिए इस गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद फेरीज कई सौ साल तक उस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के लिए रास्ता बना लिया। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। इस पर डैनियल ने मैडलिन से पूछा कि ये वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और यह रात हमें देखने क्यों आते हैं, जिस पर मैडलिन ने बताया कि ये वॉचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं। मैडलिन ये बातें बता ही रही थी कि अचानक सभी वॉचर्स वापस लौट आते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजा वॉचर्स तोड़ ना सके। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को घसीटकर दरवाजे तक ले जाने की वजह से कारपेट पलट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला तो उन्हें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। ये लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। इस बंकर के नीचे बहुत से फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, एक कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये किसने बनाई, इसलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा सेव था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था, वो इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया था। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस वॉचर ने एक बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो बहुत अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ा
तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए उस छोटे से क्रिएचर को पिंजरे में बंद कर दिया है। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करते हैं जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वे इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में पंछी भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। बस कुछ राज ही रहने चाहिए। सभी लोग अब बंकर से निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस वॉचर ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में जाते हैं। मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आज़ाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी और वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डेनियल को वहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। डेनियल जिसकी मदद करने के लिए रुका था वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पे एक निशान बनाते हुए उसे जान से मार दिया। इन्हें मालूम होता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकते और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आई है और इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती उससे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि मैडलाइन उन्हें जो वहाँ जंगल में मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कियारा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस मैडलाइन से हम जंगल में मिले थे वे असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी। ये सुनकर कियारा हैरान हो जाती है। असल में काफ़ी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडलिन कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करता था, वो उसके साथ ही रहना चाहता था और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेष बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाते हुए उसने उस फेरीज को मैडलिन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी कि एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कियारा को नहीं बल्कि मैडलिन को ही बता रही है जिसने इस वक्त कियारा का वेश बदला हुआ था। जैसे ही असली कियारा यहाँ आती है मैडलिन उसे बेहोश कर देती है जिसके बाद वो फौरन मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रह सके। इससे पहले कि वो मीना को मारती वो उसे कहती है मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त में भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है कि तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज़्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर भी निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से मैडलिन के पास उसके पर और जादू वापस आ जाता है जिसके बाद वो मीना को वहीं छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्ते बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाले सारे वाक्य के बाद वो काफी डर गई थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उसे कहती है तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मैडलिन ही है जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है और इसी को दिखाते